तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 12, 13 और 14। तो हम तीन ये आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और एक देखेंगे कि जो एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि जो इसी में जो इसके अंडर आते हैं, जिसके अंडर ये आर्टिकल्स 12 to 14 आते हैं, तो उसमें उसके एक्सेप्शन वगैरह क्या क्या है वहाँ पर थोड़ी बहुत छूट दी गई है। जो राइट टू इक्वालिटी है तो उसमें क्या छूट दी गई है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है और उसके साथ साथ जो फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके जो आर्टिकल्स हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल को लेकर के। तो आज हम 12 से लेकर के 14 आर्टिकल हैं उनको एक बार पढ़ने वाले हैं और उसके बाद जो एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी की वो इसी पार्ट में हम देखने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम जो 15 आर्टिकल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हम चैनल से जुड़ी हुई जो भी सारी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहें। तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इसको देख पाएँ और अपनी जो पॉलिटी की नॉलेज है, फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज है, मौलिक अधिकारों की नॉलेज है, उसको बढ़ा सके, उसको ज्ञान को अपना के है विस्तार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 क्या है, आज डिफाइंड द टर्म स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 में क्या है, जो सारे एकदम फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो रखे गए हैं, तो उसमें जो आर्टिकल 12 है वो क्या बताता है, जो एक स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट क्या है यहाँ पे, जो सरकार है। तो सरकार की डेफिनेशन एक बताता है, सरकार है जो राष्ट्र है एक तरह से, स्टेट है उसकी एक तरह से क्या बताता है, पर्पज़ बताता है कि उसका क्या कुछ पर्पज़ है पार्ट 3 में। तो उसके बारे में डिफाइन टर्म स्टेट टर्म को डिफाइन करता है। तो अकॉर्डिंग टू इट स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो स्टेट में क्या क्या आता है इसके बारे में इसमें बताया गया है 12 आर्टिकल में कि स्टेट में कौन कौन आता है। फर्स्ट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, यानी कि एक तरह से जो केंद्र सरकार के कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव कौन से हो गए, जो उसको जो कार्य मान लो बनाया जाता है, और लेजिस्लेटिव है। तो लेजिस्लेटिव यहाँ पे है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है। कोई भी लॉ है, कोई भी कानून है, वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसको क्या क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव कहेंगे। और जो मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में क्या क्या आगे जो मिनिस्टर वगैरह हो गए, या जो क्या मिनिस्ट्रीज होगी, या फिर जो आईएएस वगैरह ऑफिसर हो गए, वो क्या आते हैं, एग्जीक्यूटिव आते हैं, यानी कि जो कार्यकारी हैं। तो कार्यकारी क्या करते हैं, जो भी सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना, क्या करना है, उनका लागू करना किसका काम है, जो एक तरह से कार्यकारी है उनका काम है लागू करना। तो ये होते हैं जो मतलब ये आता है स्टेट के अंडर जो दो हिस्से। तो ये हो गए गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गए मतलब एक तरह से जो कार्यकारी और विधायी अंग हो गए, वो हो गए गवर्नमेंट, सरकार, और संसद भारत की, वो हो गए। तो सेकंड पार्ट में क्या करा है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी क्या है कि एक तो हो गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट का हो गया हिस्सा, उसमें क्या आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ गए। और जो दूसरा है स्टेट वाइज, स्टेट के मतलब एक तरह से स्टेट के लेवल पे वो कौन से आ गए, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, यानी कि एक तरह से जो विधायिका है सरकार और सरकारें हैं राज्य की, उनको क्या कहेंगे, एक तरह से जो दूसरा पार्ट वो स्टेट गवर्नमेंट आ गया। तो ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक तरह से जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या कहा है कि जो और इसके अलावा और क्या कहते हैं, एक तो आ गया नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट है, एक आ गया स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है। थर्ड क्या आ गया, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, दैट इज म्यूनिसिपलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो जितने भी स्थानीय मतलब एक तरह से लोकल लेवल पे आ गए, डिस्ट्रिक्ट से मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर ब्लॉक लेवल आ गया, तो उस पर क्या हो गया, वो हो गए एक तरह से लोकल अथॉरिटीज़ होगी। तो इसमें जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे नीचे जो अंडर काम करते हैं वो कौन होते हैं, लोकल अथॉरिटी, यानी स्थानीय प्राधिकरण हो गए, नगर पालिकाएँ हो गई, पंचायत हो गई, जिला बोर्ड हो गई, सुधार ट्रस्ट हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उसमें आते हैं ये। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी क्या होता है कि वो वैधानिक है या फिर गैर वैधानिक। वैधानिक कौन सी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जिनका अपना खुद का लॉ होता है, जो संविधान के अकॉर्डिंग बनाई गई है। संविधान उसमें जिसको खुद का लॉ जिनका होता है, लॉ उसी लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्ट करती हैं। तो इसमें कौन सी आ गई, LIC आ गई, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी हो गया, सेल हो गया एक्सेट्रा। तो ये सारी कंपनियाँ जो
एक तरह से अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेचुरी बॉडी है, नॉन स्टेचुरी बॉडी होगी, या इसके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटी होगी, पंचायत होगी, म्यूनसिपलिटी होगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उन सभी को मिला करके क्या बनाया जाता है, जो एक स्टेट है उसकी डेफिनेशन पूरी होती है। तो ये सभी क्या आते हैं, जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन को पूरा करने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। तो एक पूरे देश में, पूरे गवर्नमेंट में, पूरे इसमें स्टेट राष्ट्र में जो स्टेट को पूरी तरह से डिफाइन करता है वो क्या है, जो हर छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक जो भी अथॉरिटी है उस सभी को स्टेट में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इवन ए प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो क्या है कि कोई भी, अगर मान लो कोई भी निजी संस्था है, वो क्या करते हैं, राज्य के एक उपाकरण के रूप में काम करने वाली एक संस्था है, एजेंसी है, तो उसको भी क्या कहेंगे, अनुच्छेद 12 के तहत उसको भी एक तरह से स्टेट के मीनिंग है, जो स्टेट का डेफिनेशन है उसी के अंडर इसको भी काउंट किया जाएगा। तो कोई भी लोकल अथॉरिटी, लोकल प्राइवेट बॉडी कैसे होगी, प्राइवेट बॉडी ये होगी कि मान लो कोई उसमें कुछ परसेंट स्टेक गवर्नमेंट का है, मतलब या गवर्नमेंट का है, या फिर जो मतलब 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का है, तो उसको क्या कहेंगे, जिसका मतलब एक तरह से स्टेट का, उसमें स्टेट के दायरे में आता है, और जो सरकार के उसमें क्या है थोड़ी बहुत भागीदारी है, तो उसको भी स्टेट के अंडर डिफाइन किया जाता है। आर्टिकल जो 12 है, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इसको बताया है कि ये भी शामिल किया जाएगा जो स्टेट की डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 12 में। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 12 में हमने देखा कि स्टेट की डिफाइन किया गया था, तो आर्टिकल 13 में देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। यानी इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको एक बार ब्रीफ में ध्यान से, एक एक वर्ड इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस जो आर्टिकल 13 है इसका एक एक वर्ड, ये लाइन जो हमने बताई है अभी, इसमें क्या कह रहा है कि अनुच्छेद जो 13 है वो क्या घोषित करता है, वो क्या डिक्लेयर करता है, वो ये डिक्लेयर करता है कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो भी असंगत हैं, जो भी क्या है इनकंसिस्टेंट है लॉज, और इन डेरोगेशन ऑफ एनी डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। यानी कि जो या तो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या फिर अपमानजनक है, वो सभी कानून शून्य हो जाएंगे, यानी कि उन सभी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर देगी, नल या वॉइड घोषित कर देगी। नल वॉइड का घोषित हो गया कि वो कानून मायने नहीं रखेगा, वो कानून शून्य हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन, ये जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ दी गई है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होगा कि मतलब अगर आपको किसी का भी फंडामेंटल राइट छीन जाता है या उसका उल्लंघन होता है, या किसी भी प्रकार से एक तरह से मौलिक अधिकार का के साथ असंगत या अपमानजनक बर्ताव होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू की मांग कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आप, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर गवर्नमेंट कानून बनाती है ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस कानून को नल घोषित कर देगी, उसको कानून को शून्य घोषित कर देगी। तो ये स्पष्ट रूप से क्या है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के लिए एक तरह से एक जो कानून है, न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ प्रदान किया गया है, आर्टिकल 13 है उसमें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्या है, दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, जो आर्टिकल 13 ने जो पावर किसको दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है आर्टिकल 32 के अंडर। तो इसमें तो सिर्फ डिक्लेयर किया गया है कि मतलब कि जो कानून मतलब असंगत है या फिर अपमानजनक है, जो मौलिक अधिकारों के दायरे के देख करके उन सभी को नल घोषित किया जाएगा। तो ये इसके लिए जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट दी गई है। और कौन से आर्टिकल के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और किसी भी जो मान लो कानून है, लॉ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ जो जाता है उसको वॉइड घोषित कर सकती है। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 3126। तो ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जुडिशियल रिव्यू की जो एक तरह से जो शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंडर दी गई है, आर्टिकल 32 के अंडर। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंडर दी गई है, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर। तो जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय को वो आर्टिकल 32 के अंदर, और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के अंदर प्रदान किया जाता है। और यह एक तरह से जो पावर है वो मतलब जुडिशियल रिव्यू की, वो दोनों को प्रदान की जाती है। तो क्या कि इन दोनों को क्या पावर दी गई है, दैट दे कैन डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक किसी कानून को मतलब घोषित कर सकते हैं या फिर इनवैलिड घोषित कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। यानी अगर वो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके आधार पर किसी भी कानून को असंवैधानिक या अमान्य घोषित किया जाता है। यानी अमान्य यानी कि वो आपसे, अगर मान लो सरकार ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको या हाई कोर्ट ने वो इनवैलिड घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया, तो उसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और उसको मान लो उसके अंदर जो भी कानून बनाया गया है वो इनवैलिड हो जाएगा और उसको कोई भी मान्य नहीं होगा। तो उसके अंडर किसी को भी कोई भी सजा वगैरह या कोई भी एक तरह से मतलब सरकार कोई भी लॉफुल एक्शन नहीं ले सकती।
तो वर्ड जुडिशियल रिव्यू आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है वो वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये बात जरूर कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जो क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का डेरोगेशन होता है या उसके साथ इनकन्सिस्टेंसी आती है तो उसको क्या कर सकते हैं, वॉइड घोषित कर सकती है। तो ये सिंपल ये वर्ड में इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा पे कहीं भी जुडिशियल रिव्यू का वर्ड यूज नहीं किया है। ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बार यूज़ करते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन ही यही है कि अगर मान लो कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ आता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सरकार है, सरकार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो एक अपना जो फैसला जारी कर सकती है जिसमें उस कानून को इनवैलिड और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो साबित कर सकती है, सिद्ध कर सकती है और एक तरह से क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज़ बीन गिवन वाइड कॉन्वर्सेशन, यानी कि मीनिंग, यानी कि क्या है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ है, लॉ वर्ड को क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा वाइड मीनिंग दिया गया है, सो दैट एज टू इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, कुछ मतलब जो चीज़ें हम नीचे पढ़ाने वाले हैं ABCD के अंदर, तो उसमें जो दी गई हैं चीज़ें वो उसके तहत क्या है, टर्म लॉ को अच्छे से काफ़ी मीनिंग, अच्छा मीनिंग डिफाइन किया गया है उसका। तो देख लेते हैं क्या कुछ उसमें आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ए है, उसमें जो उसमें बताया गया कि परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। इसमें क्या क्या है, मतलब एक तरह से वाइड डेफिनेशन दी गई है, वाइड कॉन्वर्सेशन दी गई है कि भी ताकि उनके तर्क अर्थ दिए गए हैं कि भी क्या क्या उसको हो सकते हैं। तो परमानेंट लॉ किसको कहेंगे, एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी संसद या राज्य के द्वारा, विधानसभा द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून को क्या कहेंगे, परमानेंट लॉ कहेंगे। टेम्पररी लॉ कौन से होंगे, टेम्पररी लॉ होंगे लाइक ऑर्डिनेंसेस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं कि अगर मान लो मतलब पार्लियामेंट नहीं चल रही है, उस टाइम पे स्थगित कर रखी है या फिर सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो उस लॉ को क्या कर सकते हैं, कोई भी एक लॉ टेम्परेरी रूप पर ऑर्डिनेंस की फॉर्म में पास कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने परसों वाली न्यूज़ में देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट ने उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ चेंज करके कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के लिए क्या किया था, एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। तो वो क्या है कि वो ऑर्डिनेंस तब तक मायने रहेगा जब तक सरकार का जो अगला सेशन है वो नहीं आ जाता पार्लियामेंट का, और उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट घोषित कर देती है कि भाई ये ठीक है लॉ, इसको लॉ बना दिया जाए, तो वो लॉ बन जाएगा, वरना उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, वो अपने आप ही इनवैलिड घोषित हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी लॉ होते हैं कि अगर मान लो सरकार ने उसको हाँ नहीं किया तो वो टेम्परेरी की बजाय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगर उसको सरकार ने पास कर दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो जो परमानेंट एक तरह से लॉ बन जाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस जितने भी ऑर्डिनेंस होगी जो प्रेसिडेंट और गवर्नर पास करते हैं स्टेट के, तो उनको क्या कहते हैं, टेम्परेरी लॉ कहते हैं, और जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव उनको परमानेंट लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, यानी कि एक तरह से क्या कह रहा है कि लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। तो क्या है कि जो एक तरह से ऑर्डर होगी, बाय लॉ हो गया, रूल रेगुलेशन हो गई, यानी एक तरह से क्या हो गया, तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑर्डर हो गया, बाय लॉ हो गया, रूल रेगुलेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, तो आदेश हो गया, उपनियम हो गया, नियम, विनियम, अधिसूचना। तो जैसे ऐसे जितने भी एक तरह से डेलीगेशन लेजिस्लेटिव हैं, यानी कि प्रत्योजित विधान है, कार्यकारी कानून है, उन सबको क्या करते हैं, उन सबको स्टैट्यूटरी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो वो स्टैट्यूटरी होते हैं एक तरह से अपनी जो मतलब नेचर में स्टैट्यूटरी होते हैं। नेक्स्ट है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, क्या है, दैट इज कस्टम्स और यूजिंग हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो जो क्या है कि एक तरह से कानून के बल का उपयोग करके कस्टम या उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं, एक तरह से जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज है ऑफ लॉ, उसको कहते हैं। तो मेन तो आपके ये दोनों थे कि भी स्टैट्यूटरी लॉ, परमानेंट लॉ कौन से होते हैं और टेम्परेरी लॉ क्या होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव वाले होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं स्टेट गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा, वो क्या होते हैं, वो टेम्परेरी लॉ होते हैं। आप बीच बीच में इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको थोड़े बहुत एक दो दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म होने के बाद हम आपको इस पूरी सीरीज़ की जो फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ है उसकी आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। तो हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे आपको, तो वहाँ से आप अपनी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो एक तरह से कानून के समक्ष समानता और सभी समान संरक्षण, जो कानून का समान संरक्षण
है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या कह रहा है कि जो स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि क्या कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई किसी से कोई एक तरह से जुर्म हो जाता है या फिर किसी को कोई जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें क्या है सभी को इक्वल रखा जाएगा, इक्वलिटी रखी जाएगी बिफोर लॉ। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा होगा कि वो क्या है, एक वो लेडीज़ होती है जो लॉ की इसको कहते हैं मतलब लॉ मदर ऑफ लॉ कहते हैं एक तरह से उसको। तो वो क्या है उसकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है तो ताकि वो क्या कर सके, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सके और सभी को क्या है बंद आंखों से यानी कि एक नज़रिए से सबको देख सके। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये जो कानून है उसी से पारित किया गया है कि मतलब क्या है कि वो शो करता है कि मतलब सभी कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो कोई भी अगर मान लो अमीर गरीब कोई भी अगर मान लो किसी से भी कोई गुनाह होता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के आगे। और ये नहीं है कि भी अमीर को के लिए अलग से उसके मतलब ठहरने की जगह बनाई जाएगी और गरीबों को ऐसे ही डाल दिया जाएगा। तो सभी को लिए बराबर एक तरह से इक्वलिटी है लॉ के आगे, लॉ कानून के सामने सभी क्या हैं बराबर है। नेक्स्ट है और इसमें क्या है दूसरा पार्ट क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कह रहा है, सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या कह रहा है कि मतलब अगर मान लो किसी कोई मान लो किसी को खतरा है, जान का खतरा है या किसी और तरह का खतरा है तो अगर वो कानून के पास जाता है तो इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून के द्वारा। ये नहीं है कि भी अमीर ने बुलाया तो जो पुलिस वाले हैं या फिर और फौजी वगैरह हैं वो जल्दी से आ गए और जो अगर मान लो किसी गरीब के घर कोई भी एक तरह से उसको कोई ज़रूरत है प्रोटेक्शन की तो वहाँ पे पुलिस वाले नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी को क्या मिलेगी, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ के सामने, लॉ के द्वारा। तो क्या है कि कानून सबकी रक्षा संरक्षण बराबरी से करेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि दोनों के क्या है कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र के भीतर जो भी कानून है उनके समान संरक्षण के इनकार नहीं करेगा कोई भी जो स्टेट है, जो भी गवर्नमेंट है। स्टेट में क्या आगे जो अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी से लेकर के स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सभी स्टेट के अंडर आगे। तो ये टेरिटरी के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर सभी को क्या मिलेगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। यानी कि जो कानून के सामने सभी बराबर हैं ये किसकी बात है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि सभी को बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कानून के सामने सभी को बराबर सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी को भी जरूरत है तो वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट कंसेप्ट द इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं। तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि मतलब किसी भी एक पर्सन के खिलाफ क्या है फेवर नहीं किया जाएगा, किसी भी एक जो व्यक्ति है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई भी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति होगी और वहाँ पे उनको किसी भी पर्सन को विशेष प्रिविलेज विशेष सुविधा वगैरह नहीं दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी को मान लो जेल में रखा गया है तो उसको बराबर सुविधा मिलेगी। ये नहीं है कि भी किसी अमीर है कोई बड़ा व्यापारी है तो उसको स्पेशल प्रिविलेज दे दी जाएगी, सभी को बराबर सुविधा दी जाएगी, सभी को बराबर वहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ रखा जाएगा, जो कानून के सामने है वो बराबर रखा जाएगा। नेक्स्ट है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉज कोर्ट्स। तो क्या है कि मतलब समान कानून जो अदालतें हैं तो अदालतों के सामने क्या है सभी को बराबर रखा जाएगा। कि ये नहीं है कि भी मतलब जो किसी ने गुनाह कर दिया तो उसको में अमीर गरीब देखा जाएगा और उसको ये देखा जाएगा कि ये कौन सी जाति से है, कौन सी जाति से, कौन सी रिलीजन से बिलोंग करता है, तो ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। उसमें क्या कहा जाएगा, मतलब अगर किसी ने मान लो कोई क्रिमिनल जो कोई काम किया है, क्रिमिनली जो इन लॉफुल काम है, अनलॉफुल काम है, तो उसको कोर्ट के सामने जाना होगा। ये नहीं है कि भी उसको मतलब वो दूसरे रिलीजन से है या फिर दूसरी कास्ट से है, दूसरे जो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसको कानून के सामने जाना नहीं पड़ेगा, कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसने गुनाह किया है तो उसको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा और सभी को क्या है बराबर उसके साथ बर्ताव किया जाएगा जैसे दूसरों के साथ बर्ताव किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें जो नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव लॉ। क्या कह रहा है कि मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई उससे ऊपर नहीं है। भी ये नहीं है कि भी अगर किसी ने गुनाह कर दिया वो अमीर है या फिर हाई कास्ट से है, लो कास्ट से है या फिर ऑफिशियल है, कोई सरकारी आदमी है तो उसको के साथ कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से सभी कानून के नीचे हैं, कानून सबसे ऊपर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, लॉ है वो सबसे ऊपर है। तो नो पर्सन इज अबव लॉ। तो उसमें कौन से पर्सन आगे, रिच है, पुअर है, हाई है, लो है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, सभी के हैं, जो लॉ है उससे नीचे हैं, उससे नीचे नीचे हैं, सभी लॉ के अंडर आते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है इसमें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहला क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अभी कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने समान संरक्षण है, उसके बारे में बताया गया। तो उसमें क्या कह रहा है कि जो इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि अगर मान लो एक जैसे हालात हैं तो उसमें सभी के साथ एक जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसमें बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड लायबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉ। तो जितने भी क्या हैं जो समानताएं हैं, उपचार की समानता होगी या फिर विशेषाधिकारों की समानता होगी या फिर कानून द्वारा लगाए गए दायित्व हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो सभी क्या है सभी के लिए बराबर होंगी। इक्वल ट्रीटमेंट होगा सभी का, जो इक्वल सर्कमस्टेंसेस यानी कि समान जो परिस्थितियों में समान क्या होगा, उपचार होगा। नेक्स्ट कह रहा है बाई द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन वो इज आर सिमिलरली सिचुएटेड, यानी कि क्या कह रहे हैं सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून जो बनाए जाएंगे, समान कानून लागू होंगे, जो क्या है समान जो अनुप्रयोग के समान रूप में स्थित हैं। यानी कि मान लो एक कंडीशन में है, मान लो किसी ने खून किया है तो दो, अगर वो अमीर है, गरीब है, ऊंची जात का है, जो नीची जात का है, या फिर क्या है जो ऑफिशियल सरकारी मेंबर है, सरकारी जो एक तरह से कर्मचारी है या फिर सरकारी नहीं है, तो उसके साथ क्या है जो सभी कानून के सामने सभी क्या है सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर उनकी एप्लीकेशन होगी, सभी कानून क्या है बराबरी से उपयोग होंगे। कि ये मतलब अगर मान लो किसी भी कानून के तहत 10 साल की सज़ा है, तो मान लो कोई किसी ने रेप किया है तो उसको 10 साल की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, तो वो अमीर है, गरीब है, जो ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, तो उसको 10 साल की ही सज़ा सुनाई जाएगी। ये नहीं है कि भी आप ऑफिशियल मेंबर हैं, ऑफिशियल जो एक तरह सरकार की तरफ से हैं, तो आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, आपको 2 साल की 3 साल की दे दी जाएगी, आपको भी 10 साल की मिलेगी। और जो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल पर्सन है, उसको भी, नॉर्मल सिटीजन को भी बराबर क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, बराबर उसको कानून उसके सामने भी बराबर उसके लिए भी बराबर है, जो छोटा है बड़ा सबके लिए बराबर कानून है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दस लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि क्या है कि मतलब बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर एक तरह का उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा है या फिर कोई भी जो रूल वगैरह है, अगर सबके लिए एक है तो उनको, अगर वो सिचुएशन उनकी एक है तो उनको एक ही सिचुएशन में उनको ट्रीट किया जाएगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दस द फॉर्मर इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कंसेप्ट। तो नेगेटिव कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, मतलब किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं, एक तरह से क्या है नेगेटिव कंसेप्ट कैसे है कि उसमें क्या कह रहा है कि वाइल द लेटर इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट। तो क्या कह रहा है कि मतलब पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या कह रहा है कि सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, बराबर इक्वल लॉ के सामने बराबर समझा जाएगा, तो ये नेगेटिव है कि भी किसी को भी मतलब ऊंचा नीचा नहीं समझा जाएगा, तो ये नेगेटिव कंसेप्ट हो गया। और पॉजिटिव कंसेप्ट कैसे होगा कि भी सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ये एक तरह से क्या है पॉजिटिव कंसेप्ट है। However, both of them aim at establishing equality of legal status, opportunity and justice। तो क्या है कि मतलब दोनों का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि जो कानूनी स्थिति है और जो अवसर है उनको न्याय की समानता उसको स्थापित करना, इकट्ठी एक तरह से मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल जस्टिस मिले और इक्वल स्टेटस मिले। जो लीगल स्टेटस है, लीगल अपॉर्चुनिटी है, लीगल जो जस्टिस है वो सभी को बराबर मिले। ये नहीं है कि किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले। तो इसको बराबर रखने के लिए ही दोनों जो कानून है वो बनाए गए हैं, दोनों टर्म्स हैं वो यूज की जाती है। तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि भी एक तरह से जो मतलब पॉजिटिव एक्शन होता है कि भी कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून, स्ट्रिक्ट जो एक तरह से अलग से जो मतलब लीग से हट करके कुछ एक्सेप्शन बनाया जाता है। तो ये इसी में क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है सभी को बराबर रखने के लिए ये जो कानून है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक तरह से जोड़े गए हैं हमारे संविधान में। तो इक्वालिटी ये तो ही होगी, इक्वालिटी होगी। इक्विटी, इक्विटी में क्या होगा, इक्वालिटी क्या होगी मतलब सभी को बराबर की भी, इसको भी इतना मिलेगा, इतना इसको भी इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। इसमें कई बार क्या होता है, इसमें कई बार क्या है सभी को बराबर एक तरह से नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा, अगर तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया जाता है तो ये दो तो चलो ये तो मैच पूरे अच्छे से देख लेगा, ये थोड़ा बहुत नहीं है ठीक देख ले, लेकिन इसको तो कोई फ़ायदा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए क्या है ये इक्वालिटी अलग होती है। और जो अफर्मेटिव एक्शन है हमने इसको बताया, अफर्मेटिव एक्शन के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो ये अफर्मेटिव एक्शन क्या है, किसी को विशेष छूट दे देना या विशेष अधिकार दे देना, वो होता है अफर्मेटिव एक्शन, ताकि उसका जो है विकास, उसके डेवलपमेंट हो उसकी। तो अभी इसको अगर एक बॉक्स दे देते सभी को तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा, ये सिर्फ ये नीचे ही रहेगा, इसका कोई विकास नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि मान लो इसको एक बॉक्स भी नहीं दिया, इसको एक बॉक्स दे दिया तो इसको बराबर आ गया, और ये देखो तीसरा का 2 बॉक्स दे दिए, तो ये क्या है तीनों अभी क्या है इक्विटी में आ गए। और क्या है यही कहते हैं, इसी को कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, ताकि किसी जो गरीब है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं, कई बार उसमें क्या है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, या फिर राइट टू इक्वालिटी वगैरह के हैं, उसमें क्या है कुछ छूट दे दी जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं।
तो इसमें क्या एक्सेप्शन टू राइट टू इक्वालिटी इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने पिक्चर दिखाई थी। तो पिक्चर से आपको क्या है क्लियर हो गया होगा कि जो एक तरह से क्या है, जो मतलब आपको इक्वालिटी नहीं देखनी है, आपको इक्विटी देखनी है। तो इक्विटी में क्या होता है कि सभी को बराबर मतलब एक तरह से जो मौका है वो मिले, और क्या है सभी को एक तरह से बाद में आखिर में मतलब शुरुआत में अगर मान लो वो ऊपर नीचे हैं तो उनको बराबरी में लाने के लिए जो भी कानून बनाए जा सकते हैं उसमें कुछ, या फिर उसमें इक्वालिटी जो राइट टू इक्वालिटी है उसको भी अगर मान लो कुछ एक्सेप्शन बनाई जा सकती हैं तो वो करना चाहिए, ताकि एफर्मेटिव एक्शन लिया जा सके और तीनों को बराबर क्या है बाद में तीनों बराबरी पर जा करके खड़े हो सके। ये नहीं है कि भी एक तो ऊंचा रह जाए और दूसरे क्या है नीचे रह जाएं और पिछड़े हुए रह जाएं। तो रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शन टू इट। कि जो मतलब कह रहा है कि जो इक्वालिटी का रूल है, यानी कि जो एक तरह से समक्ष कानून के समक्ष जो समानता का निर्णय है, नियम है, वो पूरे नहीं है, यानी कि वो एक तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, सभी को मतलब सभी को समानता नहीं मिलती है। वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन है और भी अलग अलग से एक्सेप्शन वगैरह दी गई हैं। तो इसमें क्या क्या एक्सेप्शन दी गई हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, इंजॉयज द फॉलोइंग इम्यूनिटी। तो उनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनको उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये क्या है कि जो इक्वालिटी राइट और इक्वालिटी उसमें क्या कहा है कि सभी को बराबर कानून के सामने समझा जाएगा, किसी के लिए अलग से प्रिविलेजेस या फिर अलग से उसके क्या है कानून नहीं बनाए जाएंगे, उसको कुछ छूट नहीं दी जाएंगी। लेकिन ये क्या है कुछ एक्सेप्शन है। तो ये प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट को क्या दी गई है, कुछ इम्यूनिटी दी गई है। तो ये आर्टिकल जो 361 है, आर्टिकल 361 में इम्यूनिटीज़ वगैरह प्रेसिडेंट को और गवर्नर ऑफ स्टेट को दी गई हैं। तो क्या क्या इम्यूनिटीज़ दी गई हैं एक बार देख लेते। तो क्या है, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। कि मतलब अगर मान लो कोई कार्यालय है, उसका प्रेसिडेंट का कार्यालय है या फिर गवर्नर का कार्यालय है, तो कोई कार्यालय का काम करते हुए, यानी ये जो ऑफिस है अपना, जो एक तरह से प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए अगर वो कोई काम करता है अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करके, कोई भी ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करता है, एक्सरसाइज करता है, परफॉर्म पावर का परफॉर्मेंस अपना करता है, अपना यूज करता है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट या मतलब कोई भी किसी भी कोर्ट के सामने वो आंसर जवाबदेह नहीं है। यानी कि इसको कहीं भी ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आपने ये जो राष्ट्रपति जी ने या फिर जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये कानून क्यों बनाया है, ये जो पावर है वो कैसे यूज करी, किस पावर का यूज करके आपने ये जो परफॉर्मेंस अपना काम किया है, कर्तव्य निभाया है, उसको क्यों किया है। तो इसके जो नॉन आंसरेबल कौन है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं और जो प्रेसिडेंट है। तो जो सेकंड जो एक तरह से इम्यूनिटी दी गई वो क्या है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट देम इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। यानी कि जिस टाइम तक वो राष्ट्रपति या मतलब अपनी जो कुर्सी है, राष्ट्रपति की कुर्सी है या गवर्नर की जो कुर्सी है उस पर रहते हैं, यानी कि जिस टाइम तक उनका टर्म चलेगा गवर्नर का या राष्ट्रपति का, उस टाइम तक उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर कोई भी मतलब किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, आपराधिक मामला हो या फिर कोई भी दूसरा मामला हो, तो उनके खिलाफ कोई भी कानून मतलब कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो उसको पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या किसी भी कानून को कि वो उसको खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो सिर्फ जब तक वो क्या है जो अपने मतलब का पद है उसके उस पद के ऊपर है, मतलब जब तक उनका टर्म चल रहा है। नेक्स्ट है, नो प्रोसेस ऑफ फॉर द अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ देम शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। ये कह रहा है कि मतलब कोई भी एक तरह से अरेस्ट की या फिर मतलब उसको जेल में डालने के लिए या फिर क्या है उसकी तरफ से अदालत की तरफ से गिरफ्तारी की या कारावास की कोई भी प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी, शुरू नहीं की जाएगी तब तक, कब तक, जब तक वो कोर्ट में है, मतलब अपने जो टर्म ऑफ ऑफिस में है, यानी अपने जो क्या है जब तक वो अपने पद पर विद्यमान है। Next है, no civil proceedings against them shall be instituted during the term of office in any court in respect of any act done by him in his personal capacity whether before or after he entered upon his office। कि मतलब ये कह रहा है कि मतलब या तो उसके कानून मतलब क्या है कि उसने उसके द्वारा अपने कार्यालय में दर्ज किए जाने से पहले या बाद में उनके द्वारा किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत में पद की अवधि के दौरान उनके खिलाफ कोई भी नागरिक कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी कि जो कोई भी सिविल प्रोसीडिंग होगी, अभी पिछले में क्या हो रहा था हमने, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती उनके खिलाफ, और कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चलाई जा सकती है, ना तो उसके जो कार्यकाल है उसके पहले ना उसके कार्यकाल के बाद। जो राष्ट्रपति है, गवर्नर है, तो उनके कार्यकाल के पहले, बाद में या फिर उसके कार्यकाल के दौरान भी कोई भी उसके अगर मान लो कोई उसके द्वारा काम किया जाता है, कोई भी एक्ट किया जाता है, तो उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स कोई भी नहीं चलाई जा सकती किसी भी कोर्ट में। नेक्स्ट 2 months नोटिस हैज़ बी टू बी गिवन ओनली देन प्रोसीडिंग शैल बिगन। तो क्या कह रहा है कि मतलब जब मतलब उस टाइम पे नहीं, जो जिस टाइम उनका ऑफिस कार्यकाल चल रहा है तो उस टाइम पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। लेकिन जो अगर मान लो कोई प्रोसीडिंग वगैरह चलानी है उनके कार्यकाल के बाद या उनके कार्यकाल शुरू नहीं हुआ उससे पहले, तो कम से कम 2 month का उनको नोटिस देना पड़ेगा और उसी के बाद क्या है जो प्रोसीडिंग वगैरह है वो चलाई जा सकती है।
नेक्स्ट है नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर और रेडियो और टेलीविजन ऑफ सब्सटेंटियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस और पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 361 के अंडर क्या कहा गया है कि अगर मान लो कोई भी अखबार में छापता है, कोई भी मान लो क्या है, कोई व्यक्ति किसी भी अदालत में रेडियो या टेलीफोन द्वारा किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि उसको खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। कब? अगर वो क्या है संसद की किसी भी कार्रवाई की या बिल्कुल सही सदन की विधानसभा के किसी भी कार्रवाई की पर्याप्त सच्ची रिपोर्ट राज्य मतलब क्या है, इसमें क्या कर रहा है कि एक तरह से ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई पार्लियामेंट है, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, या स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या असेंबली होगी, तो उसमें कोई भी प्रोसीडिंग हुई है, वहाँ पर कोई भी बात कही गई है, तो उसको अगर वो किसी भी अखबार में, टेलीविज़न में, रेडियो पर छापता है, दिखाता है, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो कितनी ही कड़वी बात हो, कितनी भी गलत बात हो। अगर उसने वो रिपोर्ट छापी है, उसमें बिल्कुल सच्चाई रिपोर्ट छापी है, यानी कि उसमें कुछ फेरबदल करके नहीं छापा है, तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चलाई जा सकती। नेक्स्ट कह रहा है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। यानी कि जो एक तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मतलब संसद में, पार्लियामेंट में कोई भी अगर कुछ भी कहते हैं, या कोई भी मतलब किसी के खिलाफ कमेटी में या फिर पार्लियामेंट में कोई भी वोट किसी भी एक तरह से मतलब उसके पक्ष में किसी भी चीज़ के या विपक्ष में कोई भी वोट डालते हैं, तो उसके खिलाफ वो किसी भी लाइबल नहीं है, यानी कि वो जवाबदेह नहीं है। तो ये उनको विशेषाधिकार मिला है आर्टिकल 105 के तहत कि भी वो लोग पार्लियामेंट में वो कुछ भी कहें, या फिर किसी भी पक्ष में विपक्ष में किसी भी चीज़ के वो कानून के या फिर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विपक्ष में वोट डाल सकते हैं अपना, तो उसके बारे में वो किसी को के सामने जवाबदेह नहीं है, किसी भी कोर्ट के सामने जवाबदेह नहीं है। नेक्स्ट है नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट शैल बी लाइबल इन प्रोसीडिंग एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन। तो ये क्या है, ये जो पार्लियामेंट है उसके लिए भी मायने है, और जो एनी लेजिस्लेटिव एनी स्टेट की लेजिस्लेटिव जो भी है उसके लिए भी क्या है, उनके मेंबर्स के लिए भी ये सभी मायने। तो ये जो एक तरह से सुप्रीम जो लोकसभा, राज्यसभा हो गया, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उनके खिलाफ क्या है, कोई भी वो नहीं मतलब मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल जो 31C है उसमें इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। तो इसमें क्या है, जो आर्टिकल 31C क्या था, वो क्या है, उसके जो एक तरह से ये जो आर्टिकल 31C है वो है आर्टिकल 14 का बिल्कुल एक्सेप्शन है, एक तरह से एक्सेप्शन है। इसमें इट प्रोवाइड दैट द लॉज मेड बाय स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि जो क्या है, एक तरह से जो निर्देशित सिद्धांत हैं उनको जो भी बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह से कोई भी कानून बनाया जाता है तो स्टेट के द्वारा, वो आर्टिकल 39। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी कानून अगर 39B या 39C आर्टिकल के अंडर बनाया जाता है, जो भी DPSP के अंडर आता है, तो अगर कोई भी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल या निर्देशिक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई भी कानून या 39B आर्टिकल या 39C आर्टिकल के अंडर बनाया जाता है, तो वो क्या है, अगर मान लो वो आर्टिकल 14 को वायलेट भी करता है, आर्टिकल वायलेट को किसी भी ग्राउंड पे मतलब वायलेट करता है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कहीं भी, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको चुनौती नहीं दी जा सकती अगर वो DPSP यानी कि जो एक तरह से निर्देशिक सिद्धांत है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी कानून बनाया गया है 39B और 39C के अंडर, तो उसको आर्टिकल 14 के वायोलेशन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 31C में, इसको प्रोवाइड किया गया, इसको बताया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। यानी कि कह रहा है कि जहाँ पे 31C कानून लागू हो गया, यानी 31C का सीधा सीधा मतलब है कि 39B और 39C के अंडर कानून बनाया जाता है, अगर वो आर्टिकल 14 को मतलब चुनौती भी देता है, वोलेट भी करता है उसको, मतलब एक तरह से क्या करता है, उल्लंघन भी करता है, तो वो आर्टिकल 14 के खिलाफ उसको आर्टिकल 14 का मतलब एक तरह से बात कर भी आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, उसके चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उसको आर्टिकल 14 को वोलेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, सीधी सीधी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि जहाँ पे आर्टिकल 31C लागू हो गया तो ये समझ लो आर्टिकल 14 अपने आप वापस वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो सीधी इन्होंने बात कह दी है कि आर्टिकल 31 बाहर चला जाता है जहाँ आर्टिकल 31C आ जाता है। तो फॉरेन सॉवरेंस यानी कि रूलर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। तो इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है और आर्टिकल 31C के अंदर भी कहा गया है कि जो फॉरेन रूलर्स आते हैं, सोवरेन क्या है कि जो संप्रभु शासक हैं या फिर राजदूत आता है किसी देश का, एम्बेसडर आता है, डिप्लोमेट आता है, राजनयिक आते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी, उनको इस चीज़ में क्या होगी, इम्यूनिटी होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि आर्टिकल 31C क्या है, जब आता है तो आर्टिकल 14 अपने आप बाहर चला जाता है, उसके कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती आर्टिकल 31C के सामने। The UNO and its agencies enjoy the
है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो जो 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 डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी डिप्लोमेट्स को, एम्बेसडर्स को, रूलर्स को मिली हुई है, वहीं यूएनओ और उसके जितने भी एजेंसी हैं उसके मेंबर्स को सभी को क्या मिली है, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो भी मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर है फंडामेंटल राइट पार्ट 2 में, इसमें हम आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आर्टिकल 15 से लेकर के आगे वाले जो आर्टिकल है उसमें डिटेल में पढ़ने वाले। तो हम इसमें जैसे कि आज हमने पढ़ा कि एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ा है, तो उसमें आगे वाले लेक्चर्स में भी, आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और जो वीडियो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हैं जो उसको फंडामेंटल राइट का जो एक तरह से ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें, और अपना जो सपना है एग्ज़ाम्स क्लियर करने का, चाहे वो HSSC हो, HPSC हो, बैंकिंग हो, SSC हो, UPSC हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।